नमस्कार। मैं रजत, रचयिता एवं राजपाल एंड सन्स प्रकाशन के माध्यम से हो रही इस पुस्तक चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी अब जुड़े हैं और जो जुड़ेंगे हमारे दर्शक, उनका सभी का स्वागत है। आज इस पुस्तक चर्चा में हमारे साथ अभी अभी नई पुस्तक आई, नीना आंटी लघु उपन्यास की लेखिका अनुकृति उपाध्याय जी हैं। मैं अपनी ओर से, इस कार्यक्रम के संयोजकों की ओर से और सभी जो श्रोता हैं उनकी ओर से अनुकृति जी का स्वागत करता हूं। और साथ साथ मैं उन्हें उनकी पुस्तक के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद तो रजत जी। शुक्रिया। मैं थोड़ी सी औपचारिकता निभाते हुए अनुकृति जी का एक औपचारिक परिचय देना चाहूंगा। अनुकृति जी का संबंध मूलतः जयपुर राजस्थान से है। इनकी लगभग पूरी पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सब जयपुर से हुआ और लॉ इनका बॉम्बे से हुआ। और लंबे समय तक मैम लगभग 8-10 साल तक हांगकांग में बैंकिंग एवं निवेश के क्षेत्र में कार्यरत रहीं और आजकल बॉम्बे में रहकर स्वतंत्र लेखन में कार्यरत हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इनकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें से 3 अंग्रेजी की पुस्तकें हैं, दौरा, भौरी और किंसुगी, जो कि हार्पर कॉलिंस से प्रकाशित हैं, और 2 पुस्तकें जापानी सराय और आज जिस पुस्तक पर चर्चा है नीना आंटी, ये दोनों ही पुस्तकें राजपाल प्रकाशन से प्रकाशित हैं। तो आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पुस्तक हमारे पास है। इसका मूल्य 175 रुपए है, राजपाल से निकली है। पीयूष ने बताया, जो कि रचयिता के संयोजक हैं, अगर आप रचयिता के माध्यम से इस पुस्तक को मंगाते हैं तो विशेष 20% की छूट भी इसमें शामिल है। तो आज के आपकी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला प्रश्न यही है मैम से कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके लेखन की शुरुआत अंग्रेजी से हुई, और जो आपका पहला कहानी संग्रह है वो आपने पहले भी कई साक्षात्कार में बताया कि वो आपने अंग्रेजी में लिखा और फिर उसका रूपांतरण किया। तो पहला सवाल यहीं से लेते हैं कि दोनों दोनों ही भाषाओं में आप लिखती हैं और बड़े अधिकार के साथ लिखती हैं। मैंने कुछ अंश पढ़े, जो आपकी अंग्रेजी की जो कहानियां हैं उनके भी, तो मैंने महसूस किया कि दोनों ही भाषाओं में आप बड़े अधिकार के साथ लिखती हैं। तो आप किस भाषा में अधिक सहज महसूस करती हैं? आपका बहुत आभार रजत जी, इतने उदार परिचय के लिए, और रचयिता का भी आभार इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, और सुनने वालों जो आगे सुनेंगे उनका बहुत स्वागत। दरअसल लिखना तो मैंने सबसे पहले हिंदी में ही प्रारंभ किया, लेकिन मैं हिंदी में कविताएं लिखती थी। मूलतः मुझे अभी भी गफलत है कि मैं मूलतः कवि हूँ, लेकिन मेरी कविताओं को पुराना ढंग का माना जाता है, तो और कहानियों को नया ढंग का। तो लिखने की शुरुआत हिंदी में बहुत बचपन से कविताओं के माध्यम से हुई। फिर 2015-16 में मैंने गद्य लिखना शुरू किया, फिक्शन। वो मैंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया, और 2000 मेरे ख्याल से 17 या 18 में पहली बार हिंदी में कहानी लिखी। हिंदी में अंग्रेजी में लिखी हुई कहानी का रूपांतरण जब मैंने हिंदी में किया, तो मैंने पाया कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जो कहानी को, जैसे एक भाषा तो एक बर्तन समझ लें उसे, या एक वाहन समझ लें जिस पर सवार होकर कथानक, या जो आप कहना चाहते हैं अभिव्यक्ति, सवारी करती है। तो एक भाषा से जब दूसरी भाषा में वो सफर करती है, तो उसमें बहुत सी चीजें जुड़ जाती हैं जो शायद पहली भाषा में अनदेखी रह गई या अनअन्वेषित रह गई। तो वही मुझे अनुभव हुआ जब मैंने अंग्रेजी से हिंदी में जापानी सराय की कहानियों का रूपांतरण किया। आपका प्रश्न है कि कौन सी भाषा में अधिक सहज हूँ, तो जो कविता की भाषा है मेरे ख्याल से वो हमारे अधिक निकट होती है, क्योंकि कविता कहीं भीतर से प्रस्फुटित होती है, वो
उसमें आयास कम होता है, अनायास ज्यादा होती है कविता। तो जी मुझे लगता है कि पहली भाषा अभिव्यक्ति की तो हिंदी ही है। अम, हिंदी से ही अधिक आत्मीयता महसूस होती है। हिंदी में ही ऐसा लगता है कि अम, इस भाषा को जैसे हम जैसे एक कुम्हार मिट्टी लेकर गढ़ता है, तो लगता है कि हिंदी बहुत कीमती मिट्टी है और उसको मैं अधिक सुविधा के साथ ढाल पाती हूँ। इसका ये अर्थ नहीं कि अंग्रेजी में सुविधा नहीं, लेकिन जी हिंदी बस जैसे बहुत जैसे बहुत सख्त कॉलर वाली कमीज पहनी हो और एकदम दुरुस्त चुस्त खड़े हों, उसके बाद घर जाके वो कमीज उतार के घर का जी मलमल का कुर्ता पहन लें, आराम से पैर पे पैर रख के बैठे, वो जो एक सहजता महसूस होती है, वो अपनी भाषा के अतिरिक्त नहीं होती। जी। तो मैंने भी जब मैं आपका ये लघु उपन्यास पढ़ रहा था नीना आंटी, तब मैंने जी भी ये महसूस किया कि ये ये आपकी पहली रचना है। मतलब मैं भी ठिठका कि इतनी इतनी इतना प्रवाह भाषा में, इतना प्रवाह। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो जो आपका पहला कहानी संग्रह है, वो आपने खुद से रूपांतरित किया। तो कायदे से ये नीना आंटी आपकी पहली रचना है। तो मैं भी ठिठका कि पहली रचना, इतना प्रवाह। मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। तो इसका कारण दरअसल यही है कि आप लंबे समय से साहित्य से जुड़ी हैं, पठन पाठन आपका जारी है। मैम, दूसरा सवाल इसी संबंधित है कि मतलब अंग्रेजी में भी आपको बहुत सराहा गया। आपकी आपकी जो तीनों ही किताबों को हाथों हाथ लिया गया। अखबारों में चर्चाएं, ब्लॉग्स पर उनकी चर्चाएं। तो हिंदी में आपने शिफ्ट करने का कैसे सोचा और इसके पीछे क्या कारण थे? अम, तो हिंदी हिंदी मेरा घर है और मुझे लगा अगर हिंदी में काम नहीं किया तो अपने घर में ही कुछ नहीं किया, बाहर जाकर बहुत कुछ कर दिया, उससे क्या अंतर पड़ा। जी अम, दूसरा मेरे ख्याल से एक स्तर पर ये चुनाव नहीं होता। हम चुन नहीं रहे, हम चुन नहीं रहे कि हम हिंदी में लिखेंगे या ये कहानी इस तरह कहेंगे इस भाषा में। हम्म कहानियां भाषाएं चुन लेती हैं और फिर उनमें लिखी जाती हैं। ये जरूर है कि पहली बार मुझे बहुत प्रोत्साहित किया हिंदी में कहानियां लिखने के लिए प्रभात रंजन जी ने, जो मेरे पूजनीय अग्रज हैं। नंद भारद्वाज जी ने पढ़कर कहा कि लिखती रहो हिंदी में। ममता कालिया जी को मैं परिचित भी नहीं, इनमें जी से किसी से भी मेरा बहुत परिचय नहीं था। नंद भारद्वाज भैया मेरे पिता के विद्यार्थी थे, तो उनसे जी शायद थोड़ा जानकारी थी। लेकिन इन्होंने कहानियां पढ़कर कहा कि नई तरह का है, ऐसा नहीं पढ़ा हिंदी में पहले, लिखो। तो उससे एक मन बढ़ा, उससे लगा कि शायद अगर मैं बहुत कोशिश करूं और मेहनत करूं तो शायद कुछ जोड़ पाऊं हिंदी साहित्य में। तो मेरा मंतव्य हमेशा यश और धन की आशा से कभी नहीं लिखा, क्योंकि जी दूसरी दुनिया में बहुत समय तक काम किया और वो दुनिया बहुत परिचित है और वहां पर न यश न धन, किसी चीज की कभी कमी नहीं रही। तो अभिव्यक्ति जहां संपूर्ण हो, अभिव्यक्ति जहां एक ऐसे स्तर पर, ऐसे बिंदु पर पहुंचे कि वो दूसरे को संक्रमित करे, उसका कंटेजियन हो। अगर मैं कुछ जी लिखूं, आप पढ़ें और उस मन स्थिति में पहुंचे, तो वो एक तरह का एक तरह का संतोष है, वो तृप्ति है। तो उसकी आशा में लिखा, और वो संतोष या तृप्ति एक पाठक के पढ़ने से भी मिल जाती है। एक सुधी पाठक कोई समझकर सजगता से पढ़े तो उससे भी मिल जाती है। और बहुत से लोग पढ़ें तो शायद सफलता का एहसास होता है। लेकिन उस लिहाज से हिंदी में लिखना चुना कि शायद साहित्य में कुछ जोड़ पाऊं और कुछ ऐसा कह पाऊं जो शायद अंग्रेजी में न कहा जाए, जैसे नीना जी आंटी। जी। मैम, इसी से संबंधित एक छोटा सा और सवाल है कि जब आप अंग्रेजी और हिंदी अलग अलग भाषाओं में लिखती हैं, तो जो दोनों भाषाओं के अलग अलग पाठक वर्ग हैं, अलग अलग, जी क्या
क्या ये आपके ध्यान में रहता है कि मैं इस पाठक वर्ग के लिए कहानी लिख रही हूँ, मैं अंग्रेजी में लिख रही हूँ तो मुझे ऐसे लिखना है, हिंदी में लिख रही हूँ तो मुझे ऐसे लिखना है? क्या ऐसा अ, आप सोचती हैं? नहीं। एक तो ये चुनना या कहानी को अपने तरह से हाँकना मुश्किल होता है। कहानी तो जैसे खुद को कहलवाना चाहती है वैसे ही प्रवाह में कही जाती है। और दूसरे मैं बहुत स्वार्थी कारणों से लिखती हूँ, जैसा मैंने आपको बताया मेरा मेरा स्वार्थ है इसमें कि कुछ ऐसा अभिव्यक्त कर पाऊं जिससे कि तृप्ति हो, जिससे संतोष मिले हम्म। कि कुछ कहा और वो प्रेषित हो। तो सबसे पहले तो अपनी संतोष के लिए, अपने स्वार्थी मन के लिए लिखती हूँ। जब पाठक जी। पढ़ते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है और मुझे बहुत जब अनजान पाठक पढ़ के ईमेल लिखते हैं या मैसेज करते हैं और कहते हैं आपका लिखा पढ़ा और मन को छुआ उसने, तो एकदम आश्चर्य होता है कि जो मैं अपने स्वार्थ के लिए लिख रही थी वो सराहा गया। तो इस दृष्टि से मैं पाठकों की बहुत आभारी हूँ, लेकिन साथ ही मैं पाठक को सेंटर में रखकर या पाठक को केंद्र में रख के नहीं लिख पाती। हम्म। कहानी ही केंद्र में होती है, लेखन ही केंद्र में होता है। जी मैम, अब हम सीधे जिस चीज के लिए आज हम यहाँ पर सभी हैं और आपके साथ बातचीत हो रही है, अब हम सीधा नीना आंटी की तरफ चलते हैं। नीना जी। आंटी, किताब का नाम हम सुनते हैं तो किताब का नाम ही बहुत आकर्षण से भरा हुआ है, आकर्षित करता है। तो नीना आंटी नाम रखने के पीछे कोई विशेष वजह है? ऐसा कुछ है क्या? आपने आपने पढ़ा ये लघु जी। उपन्यास। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये नाम ठीक है? मुझे तो इसके अलावा कोई नाम सूझा नहीं। वैसे भी मैं नाम रखने के मामले में बेहद कच्ची हूँ। तो लेकिन जब मैंने लिखा तो मुझे लगा इसके अतिरिक्त मुझे मुझे कोई नाम नहीं सूझा। आपको क्या लगता है? आपको अगर कोई अच्छा नाम और लगता हो तो जरूर कहें। मैम, इसके लिए तो सोचना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इस नाम में एक आकर्षण है। ये नाम ही अपने आप में बहुत सारे अर्थ लिए हुए हैं, क्योंकि ये नाम पारंपरिक नाम नहीं, जैसे कि जो कि नीना आंटी की जो बाकी बहनें हैं, सरला, मधु, मृणाल, ये सब बहुत पारंपरिक नाम है, लेकिन नीना आंटी अपने जी। आप में थोड़ी सी आधुनिकता का एक पुट लिए हुए है। जैसा कि हम नीना आंटी के चरित्र में भी जब हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे उनके चरित्र की जब गांठें खुलती हैं, तब हम जानते हैं कि नीना आंटी स्वतंत्र हैं, अपनी अपने मन की करना चाहती हैं। तो ये नाम भी काफी रोचक है। तो इसलिए मैंने पूछा। और मैम, दूसरा सवाल इसी इसी पुस्तक से कि ये पुस्तक, जब ये चरित्र आपके दिमाग में आया, जब ये चरित्र आपकी चेतना में आया और किताब बनने तक की यात्रा, आप थोड़ा हमें और हमारे जो श्रोता हैं उनसे अगर साझा करें। अम, तो पहले नीना आंटी एक लंबी कहानी के रूप में लिखी, मेरे ख्याल से दस लगभग 10,000 शब्दों की। जब वो कहानी लिख दी तो मुझे लगा कि ये कहानी में सारा कुछ कहा नहीं गया, उसका हम्म। गिरदाव बड़ा है। और उस चरित्र के लिए और जो मैं कहना चाहती थी इस चरित्र और कहानी के जरिए, वो कहने के लिए 10,000 शब्द कम पड़े। तो फिर जी। दोबारा लिखा नए सिरे से। और ये मैं हमेशा करती हूँ, हर हर चीज कई बार लिखती हूँ और फिर लिखने के बाद बहुत बहुत बार उसको एडिट करती हूँ, जोड़ तोड़, घाल मेल, कुछ न कुछ चलता रहता है। हम्म। कभी भी पूरा नहीं होता लेखन असल में। तो फिर उसके बाद दोबारा लिखा नीना आंटी को, और मेरे ख्याल से 25-30 हजार शब्दों का हम्म। कथानक हुआ। फिर उसको कुछ दिन के लिए रख दिया। फिर एक दोबारा काम किया। मेरे ख्याल से 4 ड्राफ्ट्स हम्म। में काम किया, और हर बार लगा कुछ अधूरा रह गया और जो कि जोड़ा जाना चाहिए। और अब जब किताब प्रकाशित हो गई है और दोबारा देखी तो लगा अरे इसमें तो और जोड़ा जाना चाहिए। तो लेखन कभी मेरे ख्याल समाप्त। से लेखन का ये भी एक हाँ सुख है कि वो पूर्ण नहीं होता और समाप्त नहीं होता। मैम, ये वाली किताब को बनने में लगभग कितना समय लगा, अगर आप शुरू से आंकें तो? तो मैंने लिखना शुरू किया शायद
अम, 2018 में लिखना शुरू किया। 19 हम्म। के 19 के अंत तक मैंने चौथा ड्राफ्ट लगभग पूरा कर लिया था। फिर उसका एक बार संपादन करके फिर 2020 में मैंने ये राजपाल को, मीरा जी को ड्राफ्ट भेजा। फिर हमको कवर जो इसका मुख्य पृष्ठ है वो जी। वो हमको डिजाइन करने में संतोष नहीं हो रहा था। जिन दो एक डिजाइनर्स के साथ काम किया, लेकिन लगा नहीं कि जो किताब का जो अंतर तत्व है वो कवर में उद्भासित हो रहा है, ऐसा नहीं लगा। तो फिर उसमें हमको समय लगा असल में। इसके किताब के जी। कवर में कई कई तरह तरह के विचार, और फिर आखिर में ये कवर मेरे मेरे एक आइडिया से, और मेरे हाँ, ये कवर पति का एक बहुत विचार और मेरे बेहद, हाँ बेटे का बेहद एक विचार। सुंदर कवर है ये। जी, तो हम इसी आप मान से, सकते हाँ हैं कि मतलब लंबा, तीन हाँ वर्ष लगे। लंबे लंबे समय के अंतराल के बाद खूब खूब पकी हुई कहानी, या हम कहें लंबी कहानी या लघु उपन्यास हमारे सामने है। इसी से जुड़ा एक अगला प्रश्न है कि लगभग जैसे मैंने पढ़ा तो मैंने जाना कि ये एक व्यक्ति का पूरा चरित्र है, व्यक्ति के बारे में पूरी जीवन यात्रा है एक व्यक्ति की। इस तरह के पात्रों के साथ ऐसा देखा जाता है कि ये पात्र अपनी ही कहानी स्वयं कहते हैं, मतलब ऐसे उपन्यास, ऐसी कहानियां मैं शैली में लिखी जाती हैं। लेकिन यहाँ आपने नीना आंटी से उनकी कथा नहीं कहलवाई, आपने उनकी भतीजी को चुना, सुदीपा। इसके पीछे क्या कारण रहे? इसका कारण ये रहा कि नीना आंटी को संपूर्ण रूप से जान पाना संभव नहीं। तो जी। नीना आंटी की ओर से इसलिए कथा कह पाना संभव नहीं, क्योंकि अगर आप चरित्र को पूरी तरह जानते हैं और उसके विषय में उसके विचारों के और अंतर्मंथन के और उसकी सब रहस्य, सब गुप्त बातें जानते हैं, तो उसकी तरफ से कहानी कहें। और आपने देखा होगा कि सुदीपा के परिप्रेक्ष्य से, उसके दृष्टिकोण से, जैसे उसके कंधे के पीछे कोई खड़ा हो और उसकी जी। ओर से देख रहा हो, वैसे कहानी है। तो सुदीपा भी कहानी नहीं कह रही है, सुदीपा की ओर हम्म। से, जिसको थर्ड पर्सन लिमिटेड हम्म। पर्सपेक्टिव कहा जाता है। अम, तीसरा व्यक्ति कथा कह रहा है। तो उसका मुख्य कारण ये है, एक तो कि नीना आंटी को मैं पूरी तरह जानती नहीं, उनकी तरफ से बात कहने की मुझ में क्षमता ही नहीं। दूसरा, जब मैं कहानी लिखती हूँ तो मुझे कभी भी पता नहीं होता कि कहानी में क्या होगा। तो कहानी सबसे पहले खुद को सुनाने के लिए, हम्म। खुद की जिज्ञासा शांत, उत्सुकता शांत करने के लिए लिखी जाती है। इसलिए मैं बहुत कम कहानी मैं शैली में लिखती हूँ मैं शैली में जबकि कहानी का प्लॉट एकदम संपूर्ण या ऑर्गेनिक रूप से सामने है। पर अधिकतर ऐसा होता है कि मैं खुद डिस्कवर कर रही हूँ लिखने के प्रक्रिया में। इसलिए और इस कहानी में तो बिल्कुल, इसमें तो किस्सों में से किस्से निकले और जाने क्या हम्म। क्या होता रहा। अचानक बिल्ला आ गया कहीं से, और हम्म। गुलाब के फूल, और बहुत ऐसा लगता है कि हम किसी जादुई सफर पे हैं। अलग अलग चीजें कब, पता नहीं कब क्या आ जाएगा, ऐसा मुझे पढ़ते हुए महसूस हुआ कि बिल्ला कब आ गया और वो गुलाब का पूरा बाग कब नीना आंटी ने अपने हाथ से सजा दिया। मैम, आपने शायद किसी साक्षात्कार में कहा है कि आई राइट इंट्यूटिवली विदाउट अ प्लान और एन आउटलाइन। शायद ये आपकी ही पंक्ति है, मैंने आपके जी। कई साक्षात्कार से गुजरा। तो इसका क्या अर्थ है? क्योंकि ज्यादातर लेखक अपने लिखने से पहले खूब खूब मतलब सोचते हैं कि किस तरह का प्लॉट होगा, किस तरह से हम इसको देखेंगे, मतलब घटनाओं को बांटते हैं अलग अलग तरह से। अम, आप शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे अम, मैं बहुत से लेखकों से परिचित नहीं, उनके लेखन से परिचित हूँ, क्योंकि बहुत पढ़ने का शौक हमेशा से रहा। हिंदी और विश्व हम्म। साहित्य दोनों बचपन से जी। पढ़ती रही। लेकिन मुझे ऐसा, मेरे लिए खाका बनाकर या एक मैप बनाकर या आउटलाइन लिखकर
लिखना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर मुझे पता है कि कहानी कहाँ जा रही है, तो फिर वो कहानी लिखने की जो एक उदाग्रता होती है वो समाप्त हो जाती है। जब आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो फिर उतनी प्रेरणा नहीं रहती लिखने की। तो जैसा मैंने कहा, अक्सर मुझे पता नहीं होता और वही प्रेरित करता है, यही जानना कि ये अब आगे क्या होगा, और गुत्थियां उलझ जाती हैं, कई बार गांठ पड़ जाती है, समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। लेकिन उसका एक ही तरीका है मेरे लिए कि मैं लिखती जाऊं एक शब्द के बाद दूसरा शब्द, और जब जब एक शब्दों का घनीभूत भंडार हो जाता है तो उसमें से कहानी फूट पड़ती है। तो आउटलाइन बना के लिखना, और बहुत से लोग मैंने पढ़ा कि जब लिखना सिखाया जाता है, रचनात्मक लेखन, तो कैरेक्टर आर्क्स या नरेशन या दूसरी तरह के जो शिल्प के विधान हैं, उनके विषय में सोचना चाहिए लिखने से पहले। पर मुझसे हो नहीं पाता है, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि अगर या तो कहानी स्वयं को कह ले, या मैं कहानी की बाह मरोड़ के कहूँ नहीं ऐसे ही कहना है। तो दूसरा वाला जो तरीका है कहानी की बाह मरोड़ने का, मुझे बड़ा क्रूर सा लगा। मैं कहानी को अपने रास्ते चलने देती हूँ। तब आपने एक बार लिखना शुरू किया और आप पता नहीं कहानी कहाँ जाएगी। हाँ बिल्कुल, इस तरह बहुत बार कहानी सिर्फ एक दृश्य, एक झलक या एक वाक्य से प्रारंभ होती है और फिर अपने रास्ते चलती है। और हाँ मैम, जिस तरह का जैसा आपका लेखन शैली है, जिस स्टाइल से आप लिखती हैं, वो स्टाइल आपके लेखन में भी दिखता है कि लिखते लिखते एक और नई चीज आ गई, हमें नहीं पता कि वो चीज आने वाली है, बल्कि जो जो पारंपरिक लेखन है जिसमें सब कुछ पहले से ही सोचा समझा है, एक एक वाक्य, एक एक कॉमा, एक एक पॉज, वो सब सोचा समझा है। यहाँ पर कहानी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अब एक थोड़ा सा जो जिस सवाल ने मुझे परेशान किया, एक वो सवाल कि मुझे नीना आंटी में एक, जिसे कहते हैं, हीरोइज्म दिखता है कि हर मुसीबत के हर बार वो आगे निकल जाती हैं। तब बल्कि जीवन में ऐसा नहीं होता है, कोई भी मुसीबत आ रही है, नीना आंटी उसे फांद कर आगे चली जा रही हैं। और ये बात एज अ रीडर, एज अ पाठक, मेरे मन में बार बार है कि ये चरित्र तो काल्पनिक है बॉस, लेकिन काल्पनिक होने के बावजूद उस पात्र की अनुकरणीयता बनी हुई है, उसका आकर्षण बना हुआ है। तो इस काल्पनिकता को और ये जो पात्रों के, जब हम एज अ पाठक पढ़ता है, तो उसके आकर्षण को संभाले रखने के लिए आपने क्या किया? ये शायद आपको पता होगा कि ऐसा होगा, तो आपने इसे कैसे मैनेज किया? तो आपने ठीक कहा, नीना आंटी काल्पनिक है, लेकिन बहुत सी स्त्रियां हैं, और मेरे जानकारी में बहुत सी स्त्रियां हैं जो हर मुश्किल को पार करके बढ़ गई हैं, और अम, बहुत सी समस्याएं जो ऐसे लगी कि ये तो सुलझ ही नहीं सकती, यहाँ पर रास्ता खत्म है, उन समस्याओं को सुलझाकर अपनी सहज गति में लेकर बढ़ती गई हैं। तो वो जो कहते हैं ट्रूथ स्ट्रेंजर देन फिक्शन, वो एकदम सही बात है। वास्तविकता कहानी से कहीं अधिक विचित्र है। अगर आप अपने परिवार की, अपने मित्रों में, अपने सहकर्मियों में, सहपाठियों में किसी भी स्त्री से बात करें, अगर वो अपना मन खोलकर आपको बताने लगे कि उसके जीवन में क्या क्या, कैसी कैसी परिस्थितियां आई और उसने क्या किया, तो आप देखेंगे कि बहुत सी औरतें, शायद नीना आंटी में जो जादू का पुट है वो भगवान जाने कहाँ से आया है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सी औरतें हैं जो ऐसी परिस्थितियों को इतनी सहजता से पार कर जाती हैं कि विश्वास नहीं होता। स्त्री होना एक कृच्छ साधना है, वैसे ही स्त्री होना पितृसत्तात्मक समाज में अपने आप में एक कठिन परिस्थिति है। तो वाकई होता है ऐसा, जीवन में होता है कि बहुत सी मुश्किलें आई, बहुत सी समस्याएं आई, और स्त्रियां उन्हें पार कर गई। आप देखिए, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कितना गर्भ में भ्रूणों को, स्त्री कन्या भ्रूणों को मारा गया,
कितने बलात्कार, कितनी हत्याएं, कितना डोमेस्टिक वायलेंस, जी। परिजन परजन सबसे आक्रांत रही स्त्रियां। स्त्री देह हमेशा से युद्ध का स्थान रही, स्त्री हमेशा से एक उपनिवेश रही। लेकिन देखिए आपके आपके आसपास ही कितनी सारी स्वायत्त, मुखर, अपनी बात मजबूती से रखने वाली स्त्रियां होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जी। बहुत सी सक्षम और सबल स्त्रियां होंगी। तो वो जो स्त्रियां हैं वो बहुत से पहाड़ चढ़कर आई हैं रजत जी। 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 मैम जैसे एक और चीज ये पढ़ते हुए मैंने सोचा कि जैसे नीना आंटी जिस तरह बहुत बोल्ड हैं, स्वतंत्र हैं, अपने मन की करती हैं, और ये स्वतंत्रता और ये मन का करना कहीं ना कहीं दम्भ भी लाता है। लेकिन नीना आंटी में बिल्कुल दम्भ नहीं है, बिल्कुल ये जो करने के प्रति स्वाभिमान है कि भाई मैं कुछ अपने दौर से कुछ आगे की चीज कर रही हूँ, वैसा कुछ नहीं है, मतलब वैसी कुछ लाउडनेस नहीं है जो कि ज्यादातर स्त्री लेखिकाओं में दिखती है, लाउडनेस अपने अपने द्वारा किए गए काम को लेकर जो जो बखान है, ये दिखता है। तो इसको लेकर आप कैसे कैसे सोचती हैं? तो नीना आंटी मेरे ख्याल से इसीलिए नीना आंटी हैं क्योंकि वो अपनी कमियों को जानती हैं। एक जगह कहानी में वो कहती हैं कि जितना वो काम कर सकती थी अपने क्षेत्र में, वो दरअसल उन्होंने नहीं किया। दरअसल जैसी वो कहीं पे सुदीपा को कहती हैं, जैसी पैनी अंतर्दृष्टि शोध के समय में हुई थी, वो फिर बाद में नहीं हुई। जी। एक वो जो पुराना काम था उसी के भरोसे बाकी पूरा जीवन उसी काम पर आधारित बिता दिया, जो उनका कार्यकारी जीवन था। तो वो अपनी कमियों को जानती हैं और उन्हें उन कमियों पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, वो उन कमियों को ढकने की कोशिश नहीं करती। लेकिन क्योंकि वो अपनी कमियों को जानती हैं इसलिए उनको दम कहाँ से आएगा। वो जानती हैं कि वो भी सब दूसरे लोगों की तरह जो हम लोग सब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हम सब में अच्छी बातें और कमजोरियां उनका पुंज हैं, हम में वो दोनों उपस्थित हैं। तो नीना आंटी में भी हैं और वो बस उनका जो उनकी जो ज्ञान समझ लें, विजडम जो उनमें बुद्धिमत्ता है या प्रज्ञा है, वो ये है कि वो अपनी कमियों से परिचित है और उन कमियों को अपने को सीमित नहीं करने देती है। जी। उन कमियों के बावजूद वो विस्तार पाती है। जैसे अब हम जब 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 हम नीना आंटी को उनकी जो बाकी बहनों से तुलना करते हुए देखते हैं, तो एक एक सवाल मन में आता है कि आमतौर पर ऐसा होता है कि स्त्रियां अपने परिवार से ज्यादा गहराई से जुड़ी होती हैं, परंपराओं से ज्यादा गहराई से जुड़ी होती हैं, जैसा कि उनकी बाकी बहनें जुड़ी थी। नीना आंटी एक झटके से अपने आप को बहुत चीजों से अलग करती हैं, अपने पहले प्रेमी से, अपने परिवार से, हर चीज से। जो भी उनको लगता है भाई ये तो सही नहीं है, वो अपने आप को झटके से, मतलब बहुत बहुत त्वरित रूप से अलग करती हैं। तो इसको आपने कैसे कैसे रचा इसको कि जो पारिवारिक मोह से अलग हैं अपनी बाकी बहनों के मुकाबले, उसी माहौल में रहते हुए? तो आपने देखा कि उनमें मोह या स्नेह की कमी नहीं। अपने भांजे भांजियों, जी। भतीजे भतीजियों के प्रति उनके मन में बहुत उदार स्नेह है। इसीलिए वो सब नीना आंटी के निकट स्वयं को महसूस करते हैं, अपनी समस्याएं लेके उनके पास आते हैं, अपने दुख सुख उनसे कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनमें राग या मोह की कमी है। लेकिन जैसा पहले प्रश्न के सिलसिले में हम चर्चा कर रहे थे, वो किसी चीज को स्वयं को सीमित नहीं करने देती। जो भी चीज उन्हें सीमित करने लगे उसको छोड़कर आगे निकल जाने में उनको किसी तरह की झिझक नहीं होती। तो जो परंपराएं हैं, यदि वो परंपराएं उन्हें सीमित कर रही हैं तो उन परंपराओं को झटक के आगे बढ़ जाने में उन्हें झिझक नहीं महसूस होती, क्योंकि वो इसी तरह की स्वायत्त स्त्री हैं। और जैसा मैंने कहा, आप अपनी सहपाठिनों या अपनी बहनों या उनसे बात करें तो आपको पता चलेगा बहुत सी स्त्रियां हैं ऐसी जो जो परंपराओं को जो परंपराओं से परे हटकर सोच रही हैं। शायद सब परंपराओं को छोड़कर जीवन यापन न कर पाए, उतनी
उतनी स्पेस, उतना अवकाश, उतना अंतराल स्त्रियों के लिए अभी समाज में नहीं है, सब स्त्रियों के जी लिए। लेकिन सोचना कि मानसिक रूप से स्त्रियां, बहुत सी स्त्रियां बहुत स्वतंत्र चिंतन कर रही हैं। तो ऐसा मेरे लिए बहुत गैर मामूली बात नहीं कि नीना आंटी ऐसा कर पाई। नीना आंटी के जो ऐसा कर पाने के पीछे मुझे लगता है कि एक एक पंक्ति जो आपने लिखी है कि नीना आंटी किसी बात से स्कैंडलाइज नहीं होती, बिल्कुल जजमेंटल नहीं है। ऐसा वाक्य उनके जो भतीजे भतीजी हैं ये वो बार बार कहते हैं कि नीना आंटी के साथ वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वे उन्हें उनकी शर्तों पर ही, उनकी परिस्थितियों के माध्यम से ही उन्हें समझती हैं, उनसे बात करती हैं। मैम जैसे स्त्री लेखन में जो आमतौर पर देखा जाता है कि एक जो ब्लेम गेम होता है पुरुषों को लेकर, ब्लेम गेम, ये हाय तौबा होती है बहुत, लेकिन नीना आंटी में कहीं मुझे वो ब्लेम गेम खेलते हुए नहीं दिखती हैं। तो आपने इस जो बदले की भावना किसी खास वर्ग से, किसी खास इससे आपने ब्लेम गेम से नीना आंटी को दूर कैसे रख पाई? ये मैं बड़ी चुनौती मानता हूँ कि एक स्त्री को जिसके साथ इतना इतना हुआ वो अपने आप को ब्लेम गेम से दूर रखे। तो एक तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं आपके जो जो ब्लेम गेम आपने शब्द का प्रयोग किया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। यदि जिस पे अत्याचार हुआ है या जिसे दबाया गया है या जिसका शोषण हुआ है या दमन हुआ है, वो यदि अपने शोषक या अपने दमनकर्ता या अत्याचारी को जिम्मेदार ठहराए तो मैं उसको ब्लेम गेम नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि ये इसके लिए दूसरा शब्द है, होल्डिंग अकाउंटेबल। उसकी जवाबदेही है, उसका उत्तरदायित्व है, और जिसने ये शोषण किया है और उस शोषण के बूते पर बहुत सी सत्ता, बहुत सी शक्ति अपने हाथों में समेट ली है पुरुष वर्ग ने। तो यदि स्त्रियों के मन में या स्त्री लेखन में आपको लगता है कि कहीं पर उसको लेकर आक्रोश है या उसको लेकर एक तरह का रोष या क्रोध है, तो वो जायज है, वो जस्टिफाइबल है, वो ब्लेम गेम नहीं है। वो जहां पर जवाबदेही होनी चाहिए वहां पर वो स्त्रियां आगे बढ़कर कह रही हैं आपको ये जवाब देना पड़ेगा। अब वो रचनात्मकता के स्तर पर वो किस तरह कहा जा रहा है, ये सबका अपना अपना ढंग है। तो एक तो ये स्त्री लेखन पर एक बात मैं ये कहना चाहती थी कि मैं नहीं इसको ब्लेम गेम नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि यह जवाबदेही मांगना है। ये रचनात्मक है या नहीं है, ये साहित्य है, और कितना साहित्य है, किस तरह का साहित्य है, ये लेखन की श्रेणियों पर निर्भर करता है। लेकिन ये जायज लेखन है, जरूरी लेखन है। जहां तक नीना आंटी का सवाल है, तो नीना आंटी ने क्योंकि किसी भी चीज से स्वयं को सीमित नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं माना कि कोई भी एक व्यक्ति या परंपरा या रीति रिवाज उनकी स्वतंत्र उड़ान को रोक सकता है। इसलिए उनके मन में किसी को लेकर कभी आक्रोश रहा ही नहीं। जब वो लोगों को छोड़कर आगे बढ़ गई या किसी कारण से लोगों का उनके प्रति अच्छा भाव नहीं रहा, जैसे उनके भाई बहन उनके प्रति उतने सहृदय उदार नहीं, तो उन्होंने ये ऐसा मुझे लगता है, वो कहानी में तो शायद नहीं कहा गया, लेकिन और आप मुझे कहें कि आपको ऐसा लगा क्या, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीना आंटी ने कभी उसको दूसरे लोगों की नाराजगी, दूसरे लोगों के असंतोष या उनके गुस्से को अपने मन पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने सदा वही किया जो उन्हें ठीक लगा, और ऐसा करने के कारण उनके मन में एक तरह की उदात्तता पैदा हुई जिसमें दूसरे लोगों पर करुणा, कि वो अपने मन का नहीं कर पाए, उन्होंने बहुत बंधन माने, और उसी उदात्तता के चलते उन्होंने कभी किसी को अब जो भी परेशानियां हुई उनके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। और एक दिलचस्प बात ये भी लगी मुझे कि नीना आंटी की माँ
कितनी स्वतंत्र चेता निकली आखिर जी में, जो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ उससे कि जो स्त्री इतनी चुपचाप परंपरावादी, बिल्कुल पति की छाया में, पति के पद चिन्हों पर चलने वाली, वो ऐसी स्वतंत्र चिंतक निकली, और उसके मन में इतने स्वतंत्र सोच रही। तो ये मुझे नीना आंटी के विस्तृत चरित्र से भी ज्यादा आश्चर्यजनक लगा कि उनकी माँ ऐसी थी। जी जी। हमारी माँ, मैं जैसा नीना हाँ आंटी कहती है, हमारी माँ बहुत शानदार होती। जी, मतलब सबकी माएँ शानदार होती हैं। वो कहीं ना कहीं अपने संतानों के फैसलों को लेकर जानती हैं कि शायद इसने फैसला क्यों लिया होगा। और मैम, जहाँ तक ब्लेम गेम का सवाल है, शायद मतलब मैं ब्लेम गेम से ये बात कहना चाह रहा था कि अधिकांशतः हम ये देखते हैं कि स्त्रियां जब पुरुष को जिम्मेदार ठहराकर, मतलब जब जब कई बार ऐसा होता है कि बदला लेने के चक्कर में स्त्रियां अपना ही नुकसान कर बैठती हैं, लेकिन नीना आंटी में ये बदले की भावना नहीं है, और बदले के कारण उन्होंने अपना नुकसान नहीं किया। कई बार ये ये बदला बहुत विभत्स हो जाता है, और स्त्री अपने देह को ही और चोट पहुंचाती है। तो इस सेंस में ये था। जी। अ, जी। अब अगला सवाल ये कि ये नीना आंटी इस तरह का चरित्र है, इस तरीके का उपन्यास है कि एक सवाल ये बनता है कि ये ये ऐसा लिखते हुए आप कहाँ बियॉन्ड द लिमिट गई, कथ्य और शिल्प दोनों के स्तर पर, और एज अ पर्सन भी, एज अ व्यक्ति भी आप किस तरह बियॉन्ड द लिमिट गई, और किसी पात्र ने आपकी धारणा को तोड़ा या परिवर्तित किया? अ, तो कथ्य और शिल्प की दृष्टि से तो मेरे ख्याल से ये वास्तविक या यथार्थ लेखन में एक तरीका जादुई सूत्र हम्म, जुड़ने से शायद कथ्य, जो कहानी कही वो थोड़ी अलहदा हो गई बात और लोगों की, और कहानियों के मुकाबले में। ऐसा मुझे लगा लिखते समय कि यथार्थ में एक चांदी का सूत्र जादू का गुंथ गया अपने आप। शिल्प की दृष्टि से तो कहानी, क्योंकि नॉन लीनियर है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जाती है, क्योंकि क्योंकि कथ्य की वो डिमांड थी। जी कहानी, नीना आंटी की कहानी उसी तरह कही जा सकती थी क्योंकि सुदीपा की ओर से कही जा रही है। तो सुदीपा तो सारे जीवन नीना आंटी के साथ नहीं रही, उनसे बहुत छोटी आयु में जी और एकदम भिन्न पीढ़ी की। तो ये कहानी इसी तरह कही जा सकती थी कि लोग जो परिजन हैं वो बताएं सुदीपा को, वो खुद कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन से, कुछ अपने अनुभव से सीखे, कुछ अपने भाइयों बहनों के अनुभव से सीखे, वो जाने नीना आंटी के बारे में। तो शिल्प की दृष्टि से तो यह बात रही। और किसी चरित्र ने मेरी धारणा को तोड़ा, तो मुझे लगता है नीना आंटी की माँ इतनी चुपचाप स्त्री और अपने मन में इतनी इस तरह के रेडिकल विचार दबाए हुए, सबसे एकदम अलग बात सोचने वाली निकली, उससे मुझे आश्चर्य हुआ। मैम, जैसा कि आपने पहले ही बताया कि आप लिखती जाती हैं, आप किसी भी पात्र को छेड़ती नहीं है कि वो कहाँ जाकर रुकेगा, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं करना चाहता हूँ कि जी। ऐसा कोई पात्र रहा इस पूरी कृति में जिसे आपको लगा कि हाँ, इससे मेरा अब मेरा होल्ड छूट रहा है, जैसा मैं चाहती थी ये पात्र वैसा नहीं बन पाया? क्या किसी पात्र को लेकर ऐसा है मन में? वो नीना आंटी मुझे तो कोई, हाँ मुझे मुझे तो बिल्कुल हर मोड़ पर नीना आंटी ने आश्चर्यचकित किया, क्योंकि कहाँ से शुरू हुई उनकी कहानी। और यदि आप पहला ड्राफ्ट इसका जो 10,000, क्योंकि मैं हाथ से लिखती हूँ, मैं नोटबुक में हाथ से लिखती हूँ, तो पहला 10,000 शब्दों का ड्राफ्ट भी मेरे पास है। फिर दोबारा तो जब वो पहला 10,000 शब्दों का ड्राफ्ट है, तो उसमें तो नीना आंटी ऐसी नहीं है, कुछ भिन्न है इससे। फिर जब लगा कि और इसमें और कहानी पूरी नहीं हुई, जब लिखने लगी तो हर बार नीना आंटी कुछ विचित्र करने लगती, कुछ अटपटा अ, उनके साथ हो जाता है या वो खुद कर देती। उनके उनकी कहानियों में, उनकी बातों में अपनी पीढ़ी
के जो अपनी पीढ़ी के जो अनुभव या संघर्ष हैं वो उभरने लगते, और दूसरी पीढ़ी के लिए बहुत सारी प्रज्ञा, बहुत सारे सलाह अपने आप उगने लगती। तो एकदम सिंपैथेटिक चरित्र बन गया नीना आंटी का, जो शायद शुरुआत में मैंने सोचा नहीं था। मुझे तो लगा कि वो इतनी स्वायत्त हैं, इतनी एक तरह से सिर्फ अपनी सीमा स्वयं है, और कोई उनकी सीमा नहीं है। ऐसी स्त्री तो पता नहीं उसके मन में थोड़ी भी नरमी होगी कि नहीं, लेकिन उनका कमाल का स्नेहिल मन निकला। जैसे पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि यहाँ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है सब, मतलब तब नीना आंटी के चरित्र में बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है। नीना आंटी के चरित्र का ग्रे शेड तो हमारे सामने आया ही नहीं। तो क्या ये सायास हुआ, या फिर ये मतलब ये लिखने के क्रम में हुआ कि नीना आंटी के चरित्र का बहुत कोई कोई भी ऐसा कोई ग्रे शेड नहीं आया जिससे नीना आंटी के प्रति ऐसा लगे, क्या मतलब नीना आंटी इतना अच्छे होने के बाद इतनी भी खराब हो सकती हैं क्या? ऐसा कोई ऐसा कोई कुछ ऐसा कुछ आया नहीं। तो मुझे अच्छा लगा, आप बहुत उदार विचारों के, कि आपको लगा कि नीना आंटी के चरित्र में ग्रे शेड नहीं थी। उन्होंने हम्म, पहले अपने घर से भाग गई, फिर जिसके साथ जी। भागी उसके साथ शादी नहीं की, फिर अपने मंगेतर को छोड़ दिया। हम्म, तो बहुत कुछ उनके चरित्र में ऐसा है जो कि जो आपके जितने उदार नहीं है उनको निंदनीय लगे, कि ये किस तरह की बात हुई। न कोई परंपरा माने, न कोई मर्यादा माने, न किसी तरह स्त्रियोचित व्यवहार नहीं है। हम्म, सबके सबके सामने उत्तर देना, अपना परिवार छोड़ देना, अपने मन का करना। हम्म, अम, तो जो जो परंपरावादी लोग हैं शायद अम, उनको हम्म, वो ग्रे शेड या डार्क शेड हम्म। नीना आंटी के चरित्र का वो लगे। लेकिन दरअसल जी जी नहीं, जी मैम, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं तो मैं तो बस यही कह रही थी कि लेकिन क्योंकि मैंने नीना आंटी को गढ़ा ही नहीं, वो तो हम्म, अपनी कहानी, वो अपने कहानी इसी तरह कहलवाना चाहती थी, और मैंने तो सिर्फ उसको लिपिबद्ध कर दिया, हम्म, अ, जो जिस तरह का जी। जिस तरह की कथा, जिस दिशा में वो कथा को हाँकना चाहती थी, वो मैंने उसको बस लिखने भर की मेहनत की। तो इसलिए मैंने ये सोचकर, और कभी भी ऐसा नहीं कर पाती मैं कि सोचकर या इस विषय में एक तरह का एक तरह का प्लान बनाकर कि ये चरित्र इस तरह ही गढ़ा जाएगा, और इसे जी पढ़ने के बाद पाठक के मन में ये प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं तो खुद को कहानी सुनाने के लिए सबसे पहले लिखती हूँ। जी। पर मुझे पाठक जो पढ़ रहे हैं वो मुझे बताएं कि उन्हें कैसा लगा। आपको मैम आपको हाँ, लगा कि नीना आंटी में ग्रे शेड्स नहीं है, तो हाँ, मुझे तो हाँ, सही खुशी हाँ, होगी। नहीं, हाँ, हाँ, तो ये ग्रे ग्रे ये जो पूरी ग्रे शेड वाली बात है, ये दरअसल यहाँ शुरू होती है कि नीना आंटी के हर फैसले के साथ एक लेखकीय पक्षधरता है। पढ़ते हुए लगता है कि बाद में लगता है कि हाँ, नीना आंटी ने सही किया। अब चाहे परंपरावादी माने कि किसी लड़के के साथ कॉलेज के शुरुआती दिनों में भाग जाना और फिर वापस आ जाना, फिर मंगेतर से की जो आत्महत्या है, ये सब पूरा जो पूरा प्रकरण है, शायद किसी को खराब लग सकता है, लेकिन जो लेखकीय पक्षधरता वो हमेशा नीना आंटी के साथ बनी हुई है। इस संदर्भ में ग्रे शेड तब लेख ये जो ये जो ये पात्र रच रहा है, उसने ऐसी कोशिश नहीं की कुछ दिखाए, ऐसा दिखाए कि कुछ चौंके, जो पाठक वो चौंके नहीं भाई, ये यहाँ यहाँ पे नीना आंटी थोड़ी गड़बड़ है। तो बात सारी यही है कि लेखिका की पक्षधरता हमेशा नीना आंटी के साथ बनी हुई है। अम, ये तो सवाल नहीं, ये तो आपका मंतव्य है। हाँ, हाँ, ये वही आप, वही वही। हाँ, जी तो जी। अगर आपका ऐसा मत है तो आई मीन आपको अपना मत रखने का पूरा अधिकार है। मैंने तो, जैसा मैंने कहा, मैं तो मेरा न तो पक्ष न तो विपक्ष। कहानी लिखते हुए तो लेखक एकदम निष्पक्ष ही जी जी होता है। जी। तो मैम अगला सवाल दरअसल एक टिप्पणी है। इस कृति जी। के संदर्भ में गीता श्री जी कहती हैं कि
स्त्रियों की आंतरिक निर्ममता ही उन्हें नष्ट होने से बचा लेती है। इस वाक्य से आप कहाँ तक सहमत हैं? ये गीता श्री जी ने जो ये जो समीक्षा लिखी है जानकी पुल पर, वहां से ये आया है जी। वाक्य। गीता श्री दीदी ने बहुत गहराई से इसे पढ़ा। जी और आपने भी शुरुआत में कहा कि कैसे नीना आंटी को जैसे किसी का मुंह ही नहीं है, छोड़कर हर चीज जी छोड़कर आगे चली जाती। तो और उसी अपनी उसी क्षमता के कारण आप उसे निर्ममता कह सकते हैं, आप उसे जी अम, आप उसे एक सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हैं, आत्मचेतना कह सकते जी हैं, और जी, वही उसको वही। आप स्वायत्तता कह सकते हैं। उसके बहुत से नाम दिए जा सकते हैं। हम्म, और गीता दीदी को लगा कि वो स्त्री की जो एक स्त्रियों ने बहुत साहस किए हैं, जी और क्योंकि उन्हें बहुत साहस करने पड़े हैं, जीवित रहने से लेकर अपनी जगह बनाने तक बहुत सी जद्दोजहद और उसकी आवश्यकता पड़ी है, जैसा कि जी दलितों को पड़ी, जैसा कि अमेरिका में अश्वेत लोगों को है या हिस्पैनिक जी लोगों को है। तो जो जो लोग संघर्ष करते हैं उनमें एक तरह की मजबूती और एक तरह की निर्ममता या क्रूरता, अपने जी अपने को बचाना, जब हम्म, स्वयं को बचाना, जब एक क्रीड के स्तर पर पहुंच जाता है, माने एक तरह का हम्म, मूल्य है कि हमको हमें स्वयं को बचा लेना है, तो उसके लिए शायद थोड़ा बहुत निर्मम होना पड़ता है। और जी। गीता श्री जी ने बहुत गहराई से पढ़कर वो लिखा। मुझे भी जब मैं ये कृति पढ़ रहा था, तब मुझे भी लगा कि काश मैं भी ऐसा हो पाऊं। तब वो नीना आंटी स्त्री हैं, लेकिन क्या क्या हम सभी जब हम इस कृति को पढ़ेंगे तो हम सभी नीना आंटी होना चाहेंगे, क्योंकि नीना आंटी ने अपना रास्ता खुद तय किया। परिवार जब उनके आड़े आया, भाई बाहर पढ़ने नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो उन्हें लगा कि ये केवल मेरा फैसला है। और ये जो मेरी जो जो साथी हैं, सभी जो मेरी महिला साथी हैं, मेरे साथ पढ़ी हैं एमए में और जो एमफिल हैं, अ, कई लोगों से बात करते हुए ये महसूस होता है कि वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम अपने माता पिता का दिल नहीं दुखा सकते। नीना आंटी ठीक उलट है। जब बात मुझ पर आएगी तो चाहे पिता हो चाहे माता हो, मैं उन्हें एक झटके से झटक के दूर कर दूंगी। लेकिन मेरा मोह कम नहीं होगा, उनसे प्यार कम नहीं होगा। लेकिन मेरी जो जीवन यात्रा में आएगा, मेरे जो विकास में जो बाधा बनेगा, उसके साथ मुझे नहीं रहना है। तो ये भी एक नीना आंटी के चरित्र की सफलता है कि वो हमें बताती हैं बार बार कि जो जो आपके मन के आड़े आए, उसके साथ आपको नहीं रहना है। उसका चाहे परिणाम कुछ भी हो, नीना आंटी हर हर परिणाम को भोगने के लिए तैयार है। ये एक मुझे बहुत खास बात लगी नीना आंटी के चरित्र की। जबकि सब लोग इस तरह से तैयार नहीं होते, और खासकर स्त्रियां। और जैसा कि हम उनकी जो बाकी बहनें देखते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है तैयार कि वो अपनी इच्छाओं को परे रखकर अपनी इच्छाओं के साथ अपने माता पिता को मना पाए या बात कर पाए। जैसा कि हम, जो इनके मधु, जिनका नाम है, एक पात्र का नाम मधु है, जो कि इनकी बहन है, उनका इनके जो पहला पहला प्रेम है उनसे प्रेम था, जो कि वो उनसे कभी कह नहीं पाई अपने पिता से। और इस तरह की कुछ चीजें। बिल्कुल। जो मैम एक और चीज जो मुझे पढ़ते हुए, शायद वो आपकी शैली की खासियत हो सकती है, लेकिन मुझे लगा कि इस रचना में डिटेलिंग की थोड़ी कमी है। मतलब मुझे मुझे स्वयं महसूस हुई, डिटेलिंग की थोड़ी सी कमी महसूस हुई कि जैसे कि उनके उनका प्रेम प्रसंग, नीना आंटी का शुरुआती प्रेम प्रसंग, या फिर जो उनके मंगेतर की जो आत्महत्या है, उसमें 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 क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। कि बस ये था कि उनको शक था कि इनका किसी और संबंध है, तो नीना आंटी किस तरह मतलब बात ही नहीं कर रही है, तो ऐसा क्यों है, ये थोड़ा लगा। और एक मैं जो जो मेरी मन की इच्छा थी, ये वाला प्रसंग आगे बढ़े। एक एक पात्र है इसमें, निशिता। उसका संबंध एक कंचन से है, जो कि समलैंगिक संबंध है। इसका कुछ आगे चल के कुछ विस्तार नहीं हुआ। इसके पीछे क्या वो रहे कारण, और ये जो डिटेलिंग की कमी है, ये आपने जान के रखी है, या आपके लेखन में ही है? अम,
तो डिटेलिंग, मेरी दृष्टि में डिटेलिंग का अर्थ ये है कि जो परिवेश है या जो स्थान है उसके विषय में समुचित बताया जाए। जी आप डिटेलिंग जिस दृष्टि से कह रहे हैं वो यह है कि जो हर घटना हुई वो अपनी संपूर्णता में पहुंचे, माने जी जी कंक्लूजन्स हो, जी रेजोल्यूशन हो। मैं रेजोल्यूशंस में विश्वास नहीं करती, क्योंकि अगर सब कह दिया तो पाठक के को अपने मन से गुनने का कुछ बचा ही नहीं। जी यदि जी मैं आपको बता दूं कि नीना आंटी के मंगेतर के साथ क्या हुआ, तो फिर आप कैसे कहानी को अपनी तरह से बढ़ाएंगे? जी फिर कहानी और फिल्म माध्यम में या किसी और दृश्य माध्यम में क्या विभेद रह जाएगा? तो साहित्य, मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा ये जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हो या कोई भी इससे जी सहमत हो, मुझे लगता है कि साहित्य का काम है आधे रास्ते ले जाकर छोड़ देना, बाकी का रास्ता पाठक को स्वयं तय करना चाहिए। क्योंकि क्योंकि साहित्य अगर पाठक को खोजने के लिए, अनुसंधान के लिए, सोचने के लिए प्रेरित न करे, उसकी जिज्ञासा जगाकर अशांत न छोड़ दे, तो फिर वो इकहरा और सतही हो जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि फिर जब आप कहानी में रेजोल्यूशन चाहते हैं तो बहुत सारे रेजोल्यूशन फोर्स करने पड़ते हैं, माने जी वो एक तरह से आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, क्योंकि जो लेखक है फिर वो सबको जानता है, ओमनिसेंट जी लेखक है, सबको जानकार लेखक है। उस दृष्टि से मैं लिखती ही नहीं, मैं ओमनिसेंट लेखक नहीं हूँ। मैं तो खुद कहानी का संधान कर रही हूँ, खुद ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ हो क्या रहा है और क्यों। तो उस परिप्रेक्ष्य से ये बिल्कुल बिल्कुल एक वॉलंटरी मेरी तरफ से निर्णय है कि कहानियों में रेजोल्यूशन ना हो। जो भी कुछ हो रहा है वो सब एकदम सलीके से, करीने से तह करके, बांध के, सेत मेत के जी रख दिया जाए, तो फिर लिखने का क्या लाभ? जी मैम, इस कृति को पढ़ते हुए जो एक जो महत्वपूर्ण बात जो मैंने रेखांकित की वो यह है कि ज्यादातर जो घटना ज्यादातर जो चरित्र प्रधान कृतियां होती हैं, चाहे वो कहानी हो चाहे उपन्यास हो, उनमें उनमें जो मन की जो गांठें होते हैं उनको उनके प्रति ज्यादा लेखक सचेत रहता है। रचनाकार का जो पूरा जो ध्यान होता है वो उस मन की गांठों पे होता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जोर घटनाओं का है, और घटनाओं का जोर है तो ये ज्यादातर काम आपने शायद पाठकों पर छोड़ा है कि वो घटनाओं से वो चीजें निकालें, तय करें नीना आंटी सही हैं गलत हैं, सुदीपा सही सोच रही है गलत सोच रही है, पिछली पीढ़ी की सोच सही है गलत है। तो मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में एक नई शैली है जहां पर चरित्र प्रधान उपन्यास है, चरित्र प्रधान कहानी है, लेकिन उसका सारा जोर घटनाओं पर है। तब जो वो जो किस घटना में कैसा रिएक्ट किया है उससे सारा पता लगे। तो क्या ये आपने सोच समझ के किया ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ आपको ये दिखा देना चाहती हूँ लेखक के नाते कि कहानी में क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, सही गलत, कुछ भिन्न होना चाहिए, वो सूत्र मैं सजग पाठक के हाथ में सौंप देना चाहती हूँ। जी आप इस घटना से आप अर्थ निकालें और स्वयं के लिए तय करें। और इसीलिए जब आपने कहा लेखक की पक्षधरता नीना आंटी के विषय में है, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं न इस चरित्र के पक्ष में न उस चरित्र के पक्ष में, जो हुआ मैंने बता दिया। लेकिन आपको पूरा अधिकार है सोचने का कि नीना आंटी के लिए मेरे मन में किसी तरह की सहानुभूति रही, या जी क्योंकि वो इतनी सचेत, इतनी मजबूत औरत हैं, तो एक स्त्री होने के नाते मेरे मन में उनके लिए रहा। आपको पूरा अधिकार है ऐसा सोचने का, लेकिन मेरे लिए लेखक का कर्म ये है कि आपको घटना बता दे, ये हो गया। जी लेकिन
ये भी मैं एक साथ में कहना चाहूंगी कि कोई भी घटना सिर्फ उसका एक पहलू नहीं है, न उसकी एक तह है, न उसकी एक सतह है। बहुत सी, हर घटना वहां है, या हर चरित्र वहां है, या यहाँ तक कि इनएनिमेट जो माहौल है, जो मौसम है, जो धूप छाया है उनके बाग में, या जो वो गुलाब जल निकाल रही हैं, वो सब जी। दरअसल प्रतीक हैं। वो हम्म। कुछ भी सिर्फ जैसा दिखता है वही नहीं है। जी जी। और ये बिल्कुल मेरी कोशिश, ये मुझे लगता है कि मैं लिखना इसीलिए चाहती हूँ कि जी। हर चीज असल में, हर पदार्थ पदार्थ भी हो और प्रतीक भी। हाँ, अभी हम और आगे आगे। जी 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 मैम, कहिए। जी। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी, मैं आपने पिछले प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे थे कि निश्चितता के जी जी। विषय में आगे क्यों नहीं हम्म। लिखा। तो हाँ हाँ, ये भी। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद मुझे भी लगा कि हम्म वो निश्चितता कहाँ खो गई, उसको भी तो जगह वही और वही। मिलनी चाहिए थी। वो तो शायद लिखूं आगे, और जी। अगर इसका अगला संस्करण गया तो हो सकता है उसमें निश्चितता को अधिक जगह अच्छा। मिले। बिल्कुल। जैसा कि अभी प्रतीकों की बात होती, तो प्रतीकों, इस कहानी में ढेर सारे प्रतीक हैं। वो गुलाब का बाग, गुलाब दोबारा ना खिलना, वो जी वो बिल्ला, बहुत सारे प्रतीक है जिस पे हम आगे आगे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे कि लेखिकाओं से ये आशा होती है कि स्त्री देह या फिर स्त्री देह की मुक्ति के प्रश्न पर अपनी राय रखें, खुलकर राय रखें। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? आपको ऐसी आशा रखनी नहीं चाहिए। मैं स्त्री लेखक नहीं हूँ, मैं नहीं तो नहीं। लेखक हाँ, हूँ। नहीं मतलब एक। जी, नहीं नहीं, आप कहिए, आप कहिए। हाँ हाँ, मैं मतलब आपको एक जो। थोड़ा मुश्किल में डालने वाली बातें कहने जा रही हूँ हाँ इसलिए। हाँ हाँ, नहीं मतलब, नहीं एक मतलब मेरी नहीं, एक जो एक जो सामान्य होता है कि हर हर स्त्री लेखिका, या मतलब सॉरी, लेखिका स्त्री ही होती है। लेखिका लेखिका अपने अपने रचना कर्म में अपनी देह को लेकर किस तरह एक्ट करेगी, या फिर उस वो एक स्त्री देह को कहाँ रखती है, ये भी आता ही है। तो आप क्या सोचती हैं इसे लेकर? तो जब मैं लिखती हूँ तो मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, और ना मैं उनके बीच का कोई भी नॉन बाइनरी हम्म, जेंडर हूँ। जब मैं लिखती हूँ तो मैं लेखक हूँ। अम, जी जब उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु मेरे बहुत प्रिय लेखक रहे, और पढ़ती पढ़ी था कि मुझे पंक्तियां जुबानी याद रही। तो उसमें एक चरित्र है, जो जो मुख्य चरित्र हैं, जितेंद्र नाथ मिश्र उनके जो पिता हैं, जी वो अपनी प्रेयसी को कहते हैं कि व्हेन आई एम इन एक्शन आई एम नो मैन। वो अंग्रेजी में ही है ये वाक्य। जब मैं क्रियाशील हूँ, जब मैं गतिशील हम्म, हूँ, तो मैं, वो शायद ये कहना चाहते हैं, मनुष्य नहीं है, या आदमी नहीं है, या पुरुष नहीं है। जी लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आप लिख रहे हैं, तो यदि आप अपनी स्त्री पुरुष नॉन बाइनरी लिंग से जुड़ी चेतना को पीछे नहीं छोड़ते हैं, तो लेखन में ये ऐसा नहीं कि वैसा चेतना, अपनी जेंडर चेतना हम्म, बनाए रख कर लिखा नहीं जा सकता। बिल्कुल लिखा जा सकता है, बहुत बिल्कुल। अच्छा और बहुत सशक्त और बहुत नया, बहुत रचनात्मक लिखा गया। लेकिन जी मेरे लिए उस चेतना को छोड़कर लिखना लेखन का सबसे शुद्ध, सबसे प्योर फॉर्म है। जी अम, जब आप किसी भी तरह की अलीजियंस, किसी भी तरह के जुड़ाव के साथ लिख रहे हैं, तो फिर आप कहानी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। और कहानी तो जो जो हम कह रहे हैं, जो लिखा जा रहा है, वो बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है लेखक के लिए। जी। मतलब बहुत मामूली हो, और मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ बहुत अच्छा या बहुत ऐसा लिख दिया जिसके लिए मुझे जो सीमाएं तोड़ता हो। लेकिन हम्म, अगर जो लिखा जाना चाहिए बिना कॉन्शियसनेस के, बिना किसी तरह की किसी तरह के जुड़ाव या झिझक या पूर्वाग्रहों के मैं नहीं लिख पाती, तो जी फिर मेरे निकट वो लेखन सफल नहीं। तो
ये बात मैं कहना चाहती थी। जहां तक स्त्री देह का प्रश्न है, हसाई प्रसाद द्विवेदी का एक चरित्र है चारु चंद्रलेख में, मेरी बहुत प्रिय लेखक रहे हैं, और क्या कमाल लिखते थे वो, कितने विद्वान थे। तो उन्होंने चारु चंद्रलेख में एक चरित्र है, एक लड़की है मैना, वो कहती है कि उसका भाई है और वो दोनों राजा से प्रेम करते हैं अपने अपने ढंग से। तो वो कहती है कि तुम्हारा जो प्रेम है वो गंगा जल है, तो जब तुम प्रेम देते हो उलीचते हो तो गंगा जल गिरता है, मेरे गंगा जल में फूल है, जब मैं गंगा जल देने लगती हूँ तो वो फूल पहले चला जाता है। जो स्त्री देह है वो तो उसको आप अलहदा कर ही नहीं सकते। हम जब स्त्री के बारे में लिखेंगे, क्योंकि उसकी देह पर इतने बंधन डाले गए ना, उसके देह उसको इतना कुंठित किया गया अपनी देह को लेकर, सारे जितने भी तरह की मर्यादाएं हैं, जितने भी तरह की पाप हैं, पुण्य है, सब स्त्री देह से जोड़ दिए गए, उस पर थोप दिए गए। तो इस कारण स्त्री देह को परे रखकर लिखना संभव ही नहीं है यदि आप स्त्री चरित्र के बारे में लिख रहे हैं। तो नीना आंटी भी अपनी देह में उपस्थित हैं, सुदीपा भी उपस्थित है। यदि कोई अनुपस्थित है तो उसका कारण ये है कि उन्हें चेतना नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने अपने स्त्रीपन को अन्वेषित नहीं किया, जैसे नीना आंटी की बहनें सारी। जी मैम, तो पता नहीं जब दिया या नहीं। हाँ नहीं मैम, सवालों का जवाब आ रहा है। और मैम जैसे मुझे पढ़ते हुए महसूस हुआ कि नीना आंटी स्वयं खुद भी अपने आप को सहानुभूति की दृष्टि से नहीं दिखाना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि मुझे स्त्री की कोमलता से ट्रीट किया जाए, या मेरे साथ स्त्रियों जैसा व्यवहार किया जाए। मेरे साथ केवल मतलब राइटर ने भी, लेखिका ने भी, और स्वयं जो पात्र ने भी बार बार ये कोशिश की है कि उसे एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए, किसी जैसा कि हम बाइनरी में देखते हैं, या स्त्री पुरुष या थर्ड जेंडर के रूप में देखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, व्यक्ति जो एक मनुष्य है, मनुष्य के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इस दृष्टि से ये नीना आंटी बहुत आगे का पात्र है कि वो स्वयं अपने आप को स्त्री के रूप में सहानुभूति नहीं चाहता है किसी से। स्त्री होना एक पक्ष है उनकी आइडेंटिटी का, उनकी पहचान का, पर वो उनकी संपूर्ण पहचान नहीं। जी मैम, एक मतलब ये सवाल का जवाब पहले ही मुझे मिल गया है कि एक सवाल मैंने रखा था कि आप किस मोड में लिखती हैं, तो आपने पहले बता दिया कि आप डायरी में लिखती हैं, पेपर पेन से लिखती हैं। तो आप अगर लैपटॉप पे लिखती हैं, आप किसी और डिवाइस पे लिखती हैं, तो उससे लेखन में क्या फर्क आता है, ये आप अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें। आजकल मैं कुछ लैपटॉप पर लिखने लगी हूँ, लेकिन कुछ कहानियां, लेकिन वो संतोष नहीं होता। जैसे आप किताब पढ़ें ई रीडर पर, किसी भी कंप्यूटर पे या किंडल पे, तो वो किताब को हाथ में लेने का जो एक टैक्टाइल अनुभव है, एक उसकी सतह को छूने का, उसके कागज की गंध को सूंघने का, स्याही को देखने का जो अनुभव है, वो ई रीडर पर एक फ्लैटनेस होती है स्क्रीन पर। फिर जब अगर हम लैपटॉप पे टाइप करते हैं तो उंगलियों की चाप होती है, वो हम उंगली से उंगली से अक्षर दबाकर लिखते हैं। लेकिन जब हम किसी नोटबुक में लिखते हैं तो खाली एक मोशन नहीं है, एक क्रिया नहीं है, वो हाथ से पकड़कर, और उसके घुमाव है, और उसका सर बांधना है, उसकी मात्राएं हैं, उसकी बिंदियां हैं। तो जब आप लिखते हैं तो वो एक लिखना चित्रकारी है, शब्द चित्र हैं। वो तो लिपि कह देते हैं हम उनको इसलिए, और चित्रों को चित्र कह देते हैं, लेकिन दरअसल तो शब्द चित्र ही हैं। जैसे रेखाओं से चित्र बनते हैं, वैसे रेखाओं से शब्द बनते हैं। तो जब ऐसा मुझे लगता है कि जब मैं हाथ से लिखती हूँ तो उससे एक अलग तरह का रचनात्मक प्रवाह होता है।
और बहुत ही उबड़-खाबड़ भी होता है, क्योंकि लिख दिया और वो पीछे जाकर कुछ जोड़ना है, तो फिर किस तरह जोड़ा जाए वो कागज़ में, जी जी उसके लिए जगह नहीं होती, तो मैं बहुत मार्जिन छोड़कर लिखती हूँ, जिससे, क्योंकि मुझे पता है कि आगे लिखने के 4 पेज लिखने के बाद मुझे पता होगा कि वो पिछले चौथे पेज जो तीसरे पृष्ठ पे लिखा था उसमें ये जाकर जोड़ना है, या ये छेद बंद करना है, या ये सेतु बनाना है, तो जी। वो अपने में एक भिन्न तरह का अनुभव है और आसान भी है, यही। नोटबुक तो कहीं भी ले जा सकते हैं। मैम ये भी होता है कि जब हम लिखते हैं तो बहुत बार काटते हैं, और वही वही प्रक्रिया, ये जो लिखने और काटने की प्रक्रिया से ही कई सारे नए नए चरित्र भी आते हैं, और कई सारी जो खामियां हैं वो भी दिखती हैं। अम, बिल्कुल। हाँ, ये जो दौर है, ये दौर दरअसल जो नए लेखक जो आ रहे हैं हिंदी में, इसमें एक नया चलन है, नई वाली हिंदी, शायद आप उससे परिचित होंगी, नई वाली हिंदी से। तो अ, नाम सुना है। जैसे, हाँ हाँ, तो जैसे कि नई वाली हिंदी में एक जो आम प्रवृत्ति देखी जाती है भाषा और शिल्प को लेकर, कि वहां पर अंग्रेजी का बहुत प्रयोग है, और अंग्रेजी का प्रयोग इस तरह से है कि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के साथ साथ उसका उसकी स्क्रिप्ट भी चेंज है, उसकी स्क्रिप्ट रोमन में है। अंग्रेजी का प्रयोग आपकी ये जो यहाँ भी है, लेकिन वो केवल संवादों में है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल पात्रों की ऑथेंटिसिटी के लिए है, कि ये पात्र रियल लगे, लेकिन आपने उसकी स्क्रिप्ट नहीं चेंज की है। तो स्क्रिप्ट चेंज को लेकर आप किस तरह देखते हैं, या फिर किस हद तक अंग्रेजी या और किसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जब हम किसी जब हम किसी आधार भाषा को बनाकर अपनी कहानी या किसी भी फिक्शन की रचना कर रहे हैं। ये एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है और मुझे अच्छा लगा आपने पूछा ये प्रश्न। हर भाषा को जीवित रहने के लिए निरंतर नए शब्दों को अपने में समाहित करना पड़ेगा। वो दूसरी भाषाओं के शब्द भी हो सकते हैं। हिंदी में कितनी भाषाओं के शब्द हैं, कितने तो जी विदेशज शब्द हम पढ़ते आए हैं कि ये बिल्कुल। विदेश से, ये शब्द फ्रेंच से आया, ये पारसी से आया, ये अंग्रेजी से आया। तो शब्दों को भाषा में समाहित करना भाषा को समृद्ध करता है, लेकिन भाषा में शब्दों को विदेशी मानकर जोड़ना, क्योंकि इसलिए कि भाषा में अभिव्यक्ति की कमी है या ये कहने की क्षमता नहीं है, इससे मेरा मतभेद है। क्योंकि भाषा में बहुत क्षमता है। हिंदी बहुत सशक्त भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है, बहुत अभिव्यक्तिशील भाषा है, बहुत रचनात्मक भाषा है। तो उसमें रोमन लिपि या बहुत अधिक अंग्रेजी का प्रयोग इसलिए कि इसके लिए अपने मन के कारण, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूँ, ये शब्द मेरे मन में अंग्रेजी में आया, इसलिए मैं ये अंग्रेजी में लिख दूं हिंदी में। जी ये मुझे गलत लगता है। गलत से मतलब मैं इसकी हामी नहीं, मैं भाषा में शुद्धता की हामी हूँ। मुझे लगता है यदि हम अपनी भाषा को में एक स्तर तक शुद्धता, माने फेनेटिसिज्म नहीं, माने कट्टरता नहीं, कट्टरता की हामी नहीं है, लेकिन जो भाषा का स्वयं का विन्यास है, उसकी इतनी शब्द संपदा है, पहले उसको तो हम पूरी तरह से जान लें, जी बजाय इसके कि उससे अपरिचित रहकर और फिर अंग्रेजी के शब्दों को जोड़ें। आपको आपको तो पता है, आप जरूर भाषा विज्ञान पढ़ा होगा, आपको तो पता है कि भाषाओं जी का जी कैसे गढ़ी जाते हैं भाषा। पहले पतवा, जो जी अलग अलग शब्द बिना व्याकरण की भाषा, फिर जी बहुत से लोग अगर घुल मिल गए, उनकी भाषाएं घुल मिल गई तो क्रियोल, अलग अलग भाषाएं, जी। और फिर उसका एक अपना ग्रामर, अपना व्याकरण, अपनी मॉर्फोलॉजी बन जाती है। भाषा बनने में कितना कष्ट होता है, समय कितनी लगता है। जी कितनी सदियां लगती हैं, यदि हम उसको समृद्ध न कर सके तो ये तो फिर हमारी निर्धनता है। यदि हम भाषा में जोड़ नहीं पा रहे जी तो हमारी निर्धनता है। दूसरी भाषाओं से उधार ले रहे हैं क्योंकि हम अपनी भाषा को अच्छे से नहीं जानते, तो ये हमारी कमी है, ये हमको पूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं निरंतर हिंदी की किताबें पढ़ती रहती हूँ, विश्व साहित्य भी पढ़ती हूँ, सब मुझे पढ़ने का शौक है। तो इस दृष्टि से जरूर पढ़ती हूँ कि सुंदर भाषा कहाँ है। सुंदर भाषा के लालच में बहुत कुछ जी। पढ़ा जाता है।
तो यहाँ तो मेरी इस विषय में मेरी काफी साफ धारणा है, वो ये है कि जी। हिंदी को समृद्ध करना हम ही लोगों के हाथ में। और मैम आज का एक आखिरी सवाल, और फिर उसके बाद हम रचना पाठ पर चलेंगे, 5-7 मिनट का रचना पाठ। आखिरी सवाल ये कि आपके समकालीन लेखक हैं या समकालीन रचनाकार हैं, उसमें आपको आपको कौन बेहद पसंद है, और इसी के साथ साथ ये भी कि कौन आपको रचनात्मक प्रतिस्पर्धा देता है। आप तो झगड़ा करवाने पे तुले हैं। नहीं झगड़ा नहीं, एक होता नहीं कि इससे होता है कि हाँ, ऐसा होता है कि हाँ, ये ये व्यक्ति है, मैं इसकी तरह लिखना चाहती हूँ, या इनके तत्व मैं कैसे, मतलब मैं कैसे हासिल करूं, कैसे ग्रास्प करूं। कोई भी एक आध दो आ, रचनाकार जो आपको बेहद पसंद है। हिंदी में मैं समकालीन मुझे कहना कठिन है कि मेरे समकालीन कौन है, क्योंकि हालांकि मैंने लिखना हिंदी गद्य बहुत समय नहीं हुआ तब शुरू जी किया, जी लेकिन मैं आयु में अपने समकालीन लेखकों से बड़ी हूँ जी और जी। बहुत समय तक लिखती रही। ये जरूर है कि प्रकाशित की कविताएं लिखती रही हम्म, और किसी तरह के सोशल मीडिया से जुड़ी हुई नहीं थी और हम्म, न तो किसी दूसरी दुनिया में रही बहुत वर्षों जी। तक। तो इसलिए ये मेरे लिए कहना कठिन है कि मेरे समकालीन कौन है, लेकिन हिंदी में मैं बहुत से लेखक हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ जो लिख रहे हैं प्रतिबद्धता के साथ। उनका मेरे मन में, उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से रजत जी का सूत्र कट गया कहीं से। रजत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? जी उनका कट गया है, वो जुड़ जाएंगे मैम अभी। जी आप कंटिन्यू रख लीजिए। जी। तो मैं बहुत सारी रचनाएं हैं जिनसे मैं प्रभावित रही, माँ प्रभावित हुई हूँ, जिनके लेखन से, बहुत रचनाकार हैं जिनके लेखन से। लेकिन हाल जो लोग अभी लिख रहे हैं, जो इस समय भी रचनाशील हैं, उनमें जो लेखक मुझे लगता है कि सबसे ही भिन्न और विश्व साहित्य में जिनकी जगह होनी चाहिए वो विनोद कुमार शुक्ल हैं। मुझे लगता है कि उनके जैसा न सिर्फ हिंदी साहित्य में बल्कि विश्व साहित्य में वैसा नहीं लिखा जा रहा, और उनका वो एकदम विलक्षण और रूप लिखते हैं जो कि जिसका संधान पाना कठिन है, बहुत गहरा, बहुत बर्तीला वैसा लिखते हैं। तो और बहुत से लेखक हैं जो मुझे लगता है लेखक स्वयं को आप तभी लेखक कह सकते हैं जब आप वाकई लिख रहे हैं। यदि आप लिख नहीं रहे हैं, 5 साल पहले एक किताब लिख दी या 2 साल पहले एक किताब लिख दी, लेकिन उसके बाद से आप रचनाशील नहीं, किताब ही जरूरी नहीं, कहानियां कविता ही जरूरी नहीं, लेकिन रचनाशील नहीं है, लेखन से जुड़े हुए नहीं, तो फिर भूतपूर्व लेखक हो जाते हैं। लेखक वाकई रचनाशील लेखक नहीं रहते। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि मुझे लगता है कि समकालीन तय करना मेरे निकट बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं भिन्न क्षेत्र से आई, भिन्न आयु की हूँ, और मुझसे काफी युवतर लोग लिख रहे हैं इस समय में, मुझसे बहुत सीनियर लोग भी लिख रहे हैं इस समय में, और मैं सबका सम्मान करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है विनोद कुमार शुक्ल जी के रचनाओं का कोई सानी नहीं, विश्व साहित्य में नहीं। जी। मैम एक सवाल अंकित राज जी ने पूछा है फेसबुक जी कमेंट में। नीना जी। आंटी का जो व्यक्तित्व है, वो रचना में तो धूम्रपान मतलब वो रचना में तो धूम्रपान स्वीकार है, पर ऐसे चरित्रों को प्रगतिशीलता की मिसाल कहा जाता है, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसे चरित्रों को सहजता के साथ स्वीकार नहीं किया जाता। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? तो यदि अंकित जी, यदि आप नीना आंटी पढ़े तो आप पाएंगे कि नीना आंटी तो उपन्यास में भी किसी को स्वीकार नहीं है, न हाँ उनके हाँ। परिवार को, न उनके मित्रजनों को। तो उन्हें जब उपन्यास में ही इतनी कठिनाई हुई उनको स्वयं को गढ़ने में, तो बिल्कुल हम वास्तविक जीवन में बहुत कठिन है, लेकिन
बहुत सी स्त्रियां हैं, बहुत सी संघर्षशील स्त्रियां हैं जो मेरे ख्याल से नीना आंटी से भी कहीं विलक्षण, कहीं अद्भुत चरित्र हैं उनके। बहुत सी उन्होंने मुश्किलें पार की हैं, और यदि समाज में उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो ये समाज की कमी है। समाज को स्वयं को सुधारना चाहिए। हम ही समाज है, आप समाज है, मैं समाज हूँ, अंकित जी समाज है। हमें अपने को सुधारना चाहिए और ऐसी स्त्रियों को न सिर्फ स्वीकारना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। संघर्ष बहुत मुश्किल है। जी मैम, अब हम इस बातचीत के अंतिम दौर में चलते हैं, और आपका कोई पसंदीदा अंश इस पुस्तक का हो तो वो आप वो हमसे साझा कीजिए, रचना पाठ के तौर पर कोई भी अंश जो आपको बेहद पसंद हो। पसंद ना पसंद कहना मुश्किल है। मैंने तो जो मुझे बहुत पसंद हो वो तो अभी तक लिखा ही नहीं मैंने। जी। उसी की सब जद्दोजहद है। लेकिन मैं एक अंश मैंने इसमें से जो मुझे लगता है कि नीना आंटी के चरित्र को उद्भासित करता है अंश, तो वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। ये पृष्ठ संख्या, ये पृष्ठ संख्या 75, 75। ठीक है मैम। तो ये सुदीपा अपने घर आई है जयपुर में, और तीज की धूमधाम है। तीज बहुत बड़ा त्योहार है जयपुर की, कहते हैं तीज त्योहार। तो बहुत बड़ा उत्सव होता है तीज का जयपुर में, बहुत स्त्रियों का त्योहार है। तो वो घर आई है और नीना आंटी और बाकी की बहनें, मौसियां सब जुट गए हैं, और वो नीना आंटी के साथ बाजार आई है। तो वहां से सुदीपा ने कुल्फी से ठंडे मीठे हुए होठों पर जीभ फिराई। जिन्नी को चिंतन भाई से शादी नहीं करनी चाहिए थी। नीना आंटी ने सुदीपा की ओर देखा। क्यों? अपने परिवार को कितना मिस करती है वह, कितना गिल्टी महसूस करती है कि उसने कम्युनिटी के बाहर शादी की। देयर इज नो हैप्पीनेस इन हर आईज। हैप्पीनेस बहुत उलझा हुआ मामला है जान, नीना आंटी ने कहा। जैसे ही एक सिरा हाथ में आता है दूसरा गुम हो जाता है। सुदीपा ने गोल किए होठों से कुल्फी की चुस्की ली। आह, खुशी कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है, एकदम सिंपल है। जैसे रची हुई मेहंदी का रंग देखा जा सकता है, या इस कुल्फी की मिठास का स्वाद लिया जा सकता है, वैसे ही खुशी भी महसूस की जा सकती है, एकदम सीधे साधे तरीके से। दुकान में काम करने वाला लड़का अंदर से एक प्लास्टिक की कुर्सी ले आया और झाड़कर नीना आंटी के पास रख गया। नीना आंटी बैठ गई। अच्छा, नीना आंटी बोली, तुम बता सकती हो कि तुम्हारी सुरंगी मेहंदी में ठीक किस क्षण रंग भरने की जगह उतरने लगता है, या कब जीभ पर कुल्फी का स्वाद है और कब वह स्वाद घुलकर मिट गया है? सुदीपा ने उलझन भरी आंखें नीना आंटी की ओर उठाई। उसकी कुल्फी से दूध की बूंदें टपक रही थी। दरअसल हम यह जान ही नहीं पाते कि कब वही जो खुशी देता है कोफ्त पैदा करने लगता है या धीरे धीरे खोने लगता है। नीना आंटी बोली। जब तक हम समझ पाते हैं तब तक पिछली खुशी की स्मृति और उसके खोने का एहसास इस कदर गड्ढमड हो जाते हैं कि अलग करना मुश्किल होता है। या यह भी कह सकते हैं कि खुशी और उसका खोना शुरुआत से ही एक दूसरे से गुंथे हैं। मेहंदी के बेल बूटे कहीं रच रहे हैं और कहीं फीके पड़ रहे हैं। कुल्फी का स्वाद जीभ के एक हिस्से में बना हुआ है और दूसरे से गायब हो चुका है। यानी हम जानते ही नहीं कि हम कब वाकई खुश हैं? सुदीपा ने पूछा। खुशी को बस एक याद की तरह अनुभव किया जा सकता है। नीना आंटी मुस्कुरा दी। यह तो तुमको तय करना है, मैंने तो एक सुझाव दिया है। बस इतना ही अंश पाठ करना चाहती। मेरे ख्याल से रजत जी का संपर्क सूत्र फिर से नहीं, गया है। नहीं मैं हूँ यहाँ पर। अच्छा, हाँ, मुझे दिखे नहीं आप, शायद कुछ मेरे इसमें मीडिया में गड़बड़ है। हाँ, तो मैम, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि जो भी पाठक, जो भी श्रोता ये पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, वे जिस पेज से हम लाइव हो रहे हैं रचयिता के, उस पेज पर मैसेज कर कर आप ये पुस्तक मंगवा सकते हैं, जिस पर 20% की विशेष छूट है। तो मैं अपनी ओर से, इस मंच की ओर से, रचयिता की ओर से, राजपाल संघ प्रकाशन की ओर से
और हमारे सभी दर्शकों की ओर से अनुकृति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो हमसे जुड़ी और जो इतनी अच्छी बातें की और अपनी अपनी पूरी रचना यात्रा को बताया कि नीना आंटी किस तरह किताब पर उतरी। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो अब आपका हम बहुत इस बहुत शुक्रिया रजत जी, आपने इतने दिलचस्प प्रश्न पूछे और बहुत सारी जरूरी बातें आपने रेखांकित की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा लिखा पढ़ा और इतनी साफ दृष्टि से पढ़ा, आलोचक दृष्टि से पढ़ा। बहुत जरूरी है कि जो लिखा है उसको सुधी लोग पढ़ें जी और मैम। उसमें जो ठीक लगा वो कहें, जो नहीं ठीक लगा वो कहें। जी रचनाकार का जगत तभी समृद्ध होगा। तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और रचयिता की जी भी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत